वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले आईसीएससी क्लास 10 के केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 2 जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग था उसका डिटेल से स्टडी किए थे और चैप्टर एंडिंग भी हो गया था, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए थैंक्स। और ऐसे ही प्यार आप लोग बरसाते रहिए मेरे प्रति, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर 3 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का हमको लगता है नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में जो है हमारा आप लोग का ये फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट टर्म का सिलेबस में आपका चैप्टर 3 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म को देखते हुए चलिए क्लास 10 का हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एसिड, तो व्हाट इज एसिड अगर कहा जाए तो इसमें आप क्या समझ सकते हैं। व्हाट इज एसिड कहा जाए तो क्या समझ सकते हैं कि गंगा जल, जो एक मूवी भी बना है बॉलीवुड में, ठीक है, तो गंगा जल मत समझ बैठिएगा, ठीक है। सबको पवित्र कर दे, तेजपुर की धरती को पवित्र कर दे, यही हाल था ना हमारा डायलॉग। क्या बोल रहा है? नहीं बाबू देखो, ये मूवी गंगा जल है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन जो तेजपुर की बात की जा रही है वो वहाँ का इंसिडेंट नहीं है, भागलपुर का इंसिडेंट है, 1980 का दौर है, ठीक है। जो इसमें जो विचाराधीन कैदी थे उसके आंख में पोकर डाल के फोड़ दिया जाता था, ठीक है, और उसमें हमारा एसिड यानी H2SO4 जिसको तेजाब के नाम से कहते थे उसको डाल दिया जाता था, ठीक है। ये बहुत ही कुकृत्य है, लेकिन उस समय ऐसा बिहार में घटना हुई थी। तो एक्चुअली में तेजपुर में नहीं हुआ था, ये भागलपुर में हुआ था। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें हमारे जो मूवी बना है अजय देवगन का, ठीक है, तो वो तेजपुर की बात किया जाता है। SP अमित कुमार का वो रोल निभाया, बड़ी अच्छा अदाकारी की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एसिड पे आते हैं। तो वो एसिड गंगा जल मत समझ बैठिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये गंगा जल नहीं है, क्योंकि मूवी का डायलॉग भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो हमारा बिहार का मतलब कि तेजपुर, मतलब वो गंगा का उस पार का बात कर रहा है, लेकिन वहाँ का हिस्ट्री नहीं है। वो एक्चुअली में भागलपुर जो झारखंड से सटा हुआ एक के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये घटना हुआ था हमारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एसिड के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, मजा आ जाएगा आप एसिड में, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूवी में उधर दिखा, अरे क्या बोल रहा है, जादव जी को दिखाया है, साधु जी को। अरे नहीं रे भाई, वो साधु जी के बारे में, साधु जी तो आज भी हमको लगता है जिंदा ही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो मूवी थोड़ा सा कैरेक्टर को ऐसा बनाया गया है मजा लाने के लिए, बट वो साधु जी के ऊपर में फिल्म नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो एक दूसरा इंसिडेंट है, वो थोड़ा सा मूवी को अच्छा करने के लिए, इंटरटेनमेंट लाने के लिए वैसा उसको दिखाया गया है, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये भागलपुर का इंसिडेंट है, ठीक है, राघोपुर का इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करते हैं। तो एसिड अगर हो जाए तो यहाँ पे एसिड का डिफिनेशन क्या होता है, दो सब्सटेंस और मैटर एज वेल एज कंपाउंड हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन रिमूवल फॉर्म दैट इज कॉल्ड एसिड। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आयन अगर रिमूवल फॉर्म में रहता है, रिमूव होने वाला रहता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसका सबसे सिंपल डिफिनेशन होगा, दो सब्सटेंस ऑब्लिक कंपाउंड ऑब्लिक मैटर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन जिसको हम लोग H+ आयन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन, दो सब्सटेंस मैटर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन आयन रिमूवल फॉर्म इज कॉल्ड एसिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आयन अगर रिमूवल फॉर्म में रहता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं। सब सब्सटेंस को, कंपाउंड को, मैटर को, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक ही चीज़ होता है, ठीक है, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। अब जब ये एसिड का जो जनरल डेफिनेशन आया, उसके बाद अलग अलग फिलोसोफर निकल के आए और अलग अलग स्टेटमेंट एसिड के बारे में जारी करने लगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट फिलोसोफर, जो सबसे कामयाब फिलोसोफर है, हालांकि बहुत सारे आए हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट फिलोसोफर अगर माना जाता है तो अरहेनियस को माना जाता है, ठीक है। तो अरहेनियस ने स्टेटमेंट दिया, ध्यान दीजिएगा, अरहेनियस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा, अरहेनियस स्टेटमेंट ये आया मेरे भाई 1884 AD को, ठीक है। अरहेनियस स्टेटमेंट जो आया 1884 AD को आया। तो अरहेनियस साहब ने क्या कहे एसिड के बारे में, सबसे बड़े इस चीज़ को जानना है कि दो सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर इमिट्स hydrogen ion and this hydrogen ion react with water to form
हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर देगा। पहले डिसॉल्व होगा तो हाइड्रोजन आयन आएगा, और ये हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि समझोगे, दो substance dissolve in water emits hydrogen ion, मतलब यहाँ पे H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन, एंड दिस हाइड्रोजन आयन react with water to form hydronium ion, मतलब H3O प्लस आयन बनाएगा, इज कॉल्ड एसिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। दो सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर emits hydrogen ion, and this hydrogen ion react with water to form हाइड्रोनियम आयन। तो कोई भी सब्सटेंस अगर डिसॉल्व होगा वाटर में, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वाटर डिसॉल्व होगा, तो वाटर जो है मॉलिक्यूल है H2O, तो ये स्प्लिट होगा। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं H प्लस O2 माइनस में स्प्लिट होगा, और ये H प्लस H2O के साथ ये हमारा H2O प्लस H प्लस आयन ये रिएक्ट करेगा, ये रिवर्सेबल होता है, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है ना। और ये हमारा रिएक्ट करेगा H2O प्लस H प्लस आयन, तो ये बना देगा H3O प्लस आयन। इस आयन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। इस आयन को किस नाम से जानते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। H3O प्लस आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, इट इज कॉल्ड एसिड। मतलब सिंपल सा बात है, कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सबसे पहले हाइड्रोजन आयन बनाएगा, और ये हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस कर देगा, दैट इज कॉल्ड एसिड। तो ये हमारा अरेनियस साहब का जो हमारा 1884 एडी में एसिड के लिए स्टेटमेंट था, ठीक है। तो चलिए ये स्टेटमेंट हम लोग देख लिए यहाँ पे। इसके बाद जो स्टेटमेंट आता है मेरे भाई, वो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, नेक्स्ट लेवल का जो स्टेटमेंट है, वो ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी स्टेटमेंट है, BRONSTED, ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी स्टेटमेंट्स, ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी स्टेटमेंट। तो ब्रॉन्स्टैंड-लॉरी स्टेटमेंट ये आया है हमारा भाई 1923 एडी को। कब आया है, 1923 एडी को, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट की अगर बात किया जाए, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी स्टेटमेंट की बात किया जाए, तो ये जो होता है, दो सब्सटेंस टू लॉस ऑफ प्रोटॉन, यानी कि टेंडेंसी टू डोनेट ऑफ प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड एसिड। वैसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, डोनेट प्रोटॉन या प्रोटॉन आयन प्रेजेंट इन डोनर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एसिड। ना वैसा सब्सटेंस जिसमें प्रोटॉन डोनेट करने का टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड एसिड। अब ध्यान देना, दो सब्सटेंस टेंडेंसी टू लॉस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। दो सब्सटेंस टेंडेंसी टू लॉस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। तो मतलब यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो डोनर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, डोनर फॉर्म में होता है। तो प्रोटॉन डोनेट करने का जो टेंडेंसी रखेगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, एसिड कहते हैं। ये किसने कहा, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी ने कहा। किसने कहा, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी ने। इसके बाद आता है मेरे भाई लुईस स्टेटमेंट। कौन आता है, हमारा लुईस साहब निकल करके आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रोटॉन लॉस करने का टेंडेंसी हुआ, वो हमारा किसका है, एसिड कहेंगे। ये ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी का स्टेटमेंट है। इसके बाद लुईस स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा किसका आता है, लुईस स्टेटमेंट आता है। तो हमारा लुईस स्टेटमेंट
स्टेटमेंट्स। लुईस स्टेटमेंट आता है हमारा 1938 एडी को, 1938 एडी को। तो लुईस साहब कहते हैं, ध्यान देना, कि जैसे कोई भी केमिकल बॉन्डिंग होता है तो उसमें जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने का टेंडेंसी लगता है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने का टेंडेंसी रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो दो सब्सटेंस टेंडेंसी टू गेन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो सब्सटेंस टेंडेंसी टू गेन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। टेंडेंसी टू गेन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग HCl को देखते हैं, एग्जांपल में समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि HCl एक एसिड है हमारा भाई, ठीक है। तो इसका पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए। तो हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन है, तो इसका आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमारा 7। तो देखो यहाँ पे इस डॉट स्ट्रक्चर में ये इसका शेयरिंग हुआ, ये इसका शेयरिंग हुआ, ये तो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का हुआ। तो यहाँ पे क्या बना हमारा? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H.Cl। तो ये हमारा क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है। ये हमारा क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है। ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हमारा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन में ध्यान दीजिएगा, ये आपका नॉन बॉन्डिंग पेयर है। ये देखिए, ये जो है ना हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और इसी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी को जो गेन करने का टेंडेंसी रखता है, इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने का टेंडेंसी रखता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ये किसने कहा? लुईस सर ने कहा। एक ग्रेट फिलोसोफर हुआ करते थे और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया 1938 एडी को दिया। इसके बाद जो हमारा आता है सोरेनसन स्टेटमेंट। इसके बाद किनका बारी है? सोरेनसन का बारी है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आता है वो हमारा सोरेनसन स्टेटमेंट आता है। किसका आता है? सोरेनसन स्टेटमेंट। ये पहले ही आया था, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये 1909 एडी को आता है, लेकिन ये स्टेटमेंट सबसे पॉपुलर हुआ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफाइन करना आसान होता है। इसमें इन्होंने एक स्केल दिया, थोड़ा सा टफ है बट ये आसान होता है। दो सब्सटेंस देयर पीएच वैल्यू, दो सब्सटेंस देयर पीएच वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। दो सब्सटेंस देयर पीएच वैल्यू less than 7 is called acid। उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। वैसा सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? एसिड के नाम से जानेंगे, बोल रहा है कौन? सोरेनसन। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर निकल करके आया कि जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। तो जिसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा इसको क्या कहेंगे बोलता है? तो बेस कहेंगे। और अगर पीएच वैल्यू, जिसका पीएच वैल्यू अगर इक्वल टू 7 होगा तो उसको हम लोग एसिड कहेंगे। क्या बोल रहे हो? पीएच का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसी को हम लोग यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन 7 दैट इज कॉल्ड एसिड, मोर देन 7 पावर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड बेस, एंड इक्वल टू 7 पावर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये क्या होगा? हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाएगा। तो ये हमारा एसिड का सिंपल डेफिनेशन था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एसिड तो हमारा जनरल डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस कंपाउंड और मैटर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन आयन रिमूवल फॉर्म इट्स कॉल्ड एसिड। और एनियस क्या कहते हैं कि दो सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर emits hydrogen ion and this hydrogen ion react with water molecule to
to produce hydronium ion. That is called Arrhenius definition of acid. Later on, Bronsted and Lowry also give the definition of acid. This definition is those substance tendency to loss of proton. Tendency to loss of proton. This substance is called acid. Later on, Lewis statement also. Lewis give a statement. Those substance tendency to gain of lone pair electron. That is called acid. And Sorensen also says that those substance pH वैल्यू लेस देन 7 इज कॉल्ड एसिड. तो ये हमारा एसिड का एक सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन था. अब देखो इसके बाद जो आता है मेरे भाई, जो एसिड की अगर बात करें, ठीक है, तो हमारा अगर सोर्स के आधार पर एसिड को देखा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात अगर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करते हैं तो इसमें बहुत तरह से एसिड को क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, ठीक है. फर्स्ट हमारा है डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स. डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स. तो अगर सोर्स के बेस पे देखा जाए तो एसिड जो होता है जनरली 2 टाइप्स होता है, ठीक है. on the base of depending base of sources, acid are 2 type. तो हमारा क्या होगा? acid are 2 types. यहाँ पे लिख सकते हो acid are 2 types. acid are 2 types. acid कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप्स का होगा यहाँ पे, ठीक है. अब ध्यान देना, सबसे फर्स्ट एसिड जो होगा ऑर्गेनिक एसिड, और सेकंड है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड्स. तो अगर यहाँ देखा जाए ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात हो रहा है, ठीक है. किसका बात हो रहा है? ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है. तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं? ऑर्गेनिक एसिड की अगर बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, दोज एसिड डायरेक्टली फाउंड क्या होता है इन एनिमल और प्लांट्स, एज वेल एज दोज एसिड प्रेजेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जिसमें कार्बन रहेगा, एटलीस्ट 1 कार्बन एटम प्रेजेंट हियर, ठीक है. और प्लांट और एनिमल इसका अगर सोर्सेस होता है तो ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से जानते हैं. ध्यान देना. तो यहाँ पे एसिड which are obtained usually from plants or plants and animals is called organic acid. वैसा एसिड जो प्लांट और एनिमल से हमारा फाउंड होता है, विद एसिड which are obtained usually from plants and animals is called organic acid. और ध्यान देना, तो इसमें ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, दोज एसिड एटलीस्ट कंटेन 1 कार्बन एटम. दोज एसिड एटलीस्ट कंटेन those acid at least contain 1 carbon atom is called organic acid. अगर वैसा एसिड जिसमें एक कार्बन एटम अगर कंटेन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे. क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान देना, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे कि हमारा ऑक्जेलिक एसिड है. एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा. तो एग्जांपल में जैसे OXYLIC ऑक्जेलिक एसिड, OXALIC ऑक्जेलिक एसिड. इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई
COOH का होल 2। इसके बाद हमारा सेकंड जो होता है मेरे भाई एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई CH3COOH, CH3COOH। उसके बाद थर्ड एसिड जो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इसको कहते हैं मेरे भाई HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड, ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक क्या होता है हमारा, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है। और ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, जनरली ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ORGANIC, ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है खास करके जैसे टोमेटो में होता है, ठीक है, टोमेटो में होता है, तुलसी लीफ में होता है, ठीक है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। खास करके ऑक्जेलिक एसिड बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। जैसे किसी को गोरा होना होता है, देखा खास करके लड़की लोग, तुम लोग रे, ठीक है, जाते हो क्या बोलते हैं ब्यूटी पार्लर में, थोड़ा सा गोरा करना है, गोरा होना है तो क्या कराता है, ब्लीच। हाँ, तो ब्लीच होता है तो गोरा हो जाता है ना, क्यों? तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड है दाग धब्बा हटाने के लिए, तो तेरा चेहरा में जो दाग धब्बा हटाना है ना, तो चुपचाप ऑक्जेलिक एसिड घर में लगा लेना। आप इसका कंसंट्रेटेड फॉर्म मत ले लेना, नहीं तो अच्छे से गोरा हो जाएगा, सफ़ेद वाला गोरा हो जाएगा, पूरा स्किन जला देगा, ठीक है। डाइल्यूट फॉर्म में ले लेना। तो जितने भी हमारे अरे हाँ, अगर इसका ओरिजिनल फॉर्म अगर ले लेगा तो भाई स्किन को जला देगा। तो ऊपर से एक व्हाइट लेयर जो होता है ना, डर्मिस का होता है ना, एपिडर्मिस डर्मिस होता है ना, तो उसको अंदर वाला जो तिलचम हट जाएगा ऊपर वाला, तो व्हाइट वाला लेयर निकल जाएगा, पूरा एकदम गोरा, एकदम मिल्की व्हाइट वाला, जैसे बोडवा जैसा ना, ऐसा व्हाइट हो जाएगा। तो डायरेक्ट मत लेना ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है इंक स्टेन रिमूवर एज वेल एज स्किन स्टेन रिमूवर की तरह ये काम करता। जैसे कि अगर शर्ट उट में अगर आपका इंक का दाग लग गया है, तो ये इंक के दाग को भी रिमूव करने के लिए, इंक स्टेन को रिमूव करने के लिए हम लोग ड्राई क्लीन में कपड़ा देख, बहुत मज़ेदार बात बता रहा हूँ, सुना यहाँ पे। तेरा एकदम महंगा शर्ट है, मान लो पीटर इंग्लैंड का है, चाहे तुम्हारा लुइस का है, या तुम्हारा रेमंड का है, चाहे तुम्हारा टर्टल का है, कोई बहुत महंगा शर्ट है, अचानक कहीं पार्टी उटी में गया, कोई इंक का दाग लगा दिया, चाहे मटन का दाग लग गया, मटन खाता है ना तुम लोग, ठीक है, तो समझ गया, अरे हम थोड़ा सा ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, मटन खाता होगा तुम लोग, ठीक है। तो मान लो मसाला का दाग लगा ना, सटो मटन खा लिया, शर्ट कैसे मटन खाता है बताते हैं। अरे तू मटन एकदम टंगड़ी खींचने के चक्कर में, चाहे उसका होता है ना हड्डी से ऐसे खींचने के चक्कर में ना, मसाला छिटक गया तो शर्ट पे लग गया, तो शर्ट भी मटन खा जाता है, ठीक है। तो मटन खा गया तो उसका भी तो दाग लग जाए, जैसे तुम्हारे हाथ में दाग लगता है, ठीक है। तो मटन का दाग लग गया, अब वो साला नॉर्मल साबुन में धो रहे हैं तो हाथ साफ नहीं हो रहा है, तो अब परेशान हो, बोले कि एक पीस मटन खाने के चक्कर में मतलब पूरा सटे बर्बाद हो गया, ठीक है। बहुत ऐसा जगह पे जाओगे शादी पार्टी में, ठीक है, तो ज़्यादा मटन नहीं मिलता है, 2-4 पीस मिलेगा और उतने में बंद हो जाता है, ठीक है। तेरे साथ भी हुआ है? अच्छा, हाँ, वो गांव देहात में अक्सर देखने को मिलेगा यार, ठीक है। थोड़ा सा बेचारा जानबे करते हो, बड़ी मेहनत से शादी करते हैं बेटी लोग का, ठीक है, तो कहाँ से उन्हें खिला पाएंगे, ठीक है। बेटा का बाप बड़ी कंजूस होता है, अरे खिलेबो नहीं करता, तिलों को लेकर साला खिलेबो नहीं करेगा, बड़ी कंजूस होता है बेटन के बाप, ठीक है। इतना कंजूस होता है, कहाँ जो पैसा रखेगा लड़की के बाप से ले लेता है, खनवो ढंग से नहीं खिलाता है भाई। अभी हाल फिलहाल में को शादी में गए थे अपने ही रिलेटिव में, ठीक है, मतलब पैसा कस के लिया, लेकिन जानते हो खनवो नहीं खिलाया सही से, साला थाली से थाली टकरा रहा था। हमारे घर आया ना, बड़ा इज्जत से, हम लोग गाँव जब आया रिलेटिव के यहाँ, तो बड़ा इज्जत से उसको बैठा के खिलाया, ठीक है। अरे यार बुला रहे हो तो इज्जत से, साला भिकमंगा की तरफ प्लेट मंगवा काहे करता है यार, इज्जत से खिलाओ, ठीक है, तो अच्छा रहता है, ठीक है। भिकमंगा जैसा मतलब प्लेट लगा के, जैसे नहीं कि कभी खाने नहीं खाए से भीख मांग रहे हैं, बड़ी गंदा सिस्टम है बुफे सिस्टम। हाँ, इज्जत अगर पाना है ना तो गांव देहात जाओ, साला खाना खिलाता है, तुम बैठा करके तुम जब जो भी खिलाएगा इज्जत से खिलाएगा, नमक के रोटी खिलाएगा, नमक के भात खिलाएगा, ठीक है, इज्जत से खिलाएगा, बड़ा इज्जत देता है। शहर वाला लोग इज्जत करने नहीं आता, भीख मंगा की तरफ प्लेट लगा के लाइन लगवा देता है, बड़ी बेकार लगता है, इसलिए मैं शहर में पार्टी जल्दी अटेंड नहीं करता हूँ, ये भीख मंगा वाला फीलिंग आ जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो पूरा सेट अगर मटन का दाग लग गया है, ठीक है, तो उस स्टेन को हटाने के लिए, ठीक है, मटन का मसाला का दाग लग गया, इंक का स्टेन का दाग लग गया, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का
यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। और लड़की लोग खास करके ब्लीच कराते हैं, धोखा भी देती है लड़का लोग को, ठीक है। कैसे? उसका एक्चुअल कोरल काला है, लेकिन एकदम ब्लीच करा करके गोरा हो जाएगा। जैसे ब्लीच का असर खत्म होता है फिर तो अलग कोयलाइजेशन कार हो ही ना जाएगा। लड़का लोग बेचारा धोखा खा जाता है, ब्लीच का कलर के चक्कर में धोखा खा जाता है। धोखा तो खाना ही है, इसलिए तो बोलते हैं ध्यान से रखना, ठीक है। ब्लीच वाला कलर के चक्कर में मत रहना, इसलिए पढ़े लिखी से भी कन्या खोजना, नहीं तो जानते हो ना जिंदगी नरक बन जाएगा। अरे भाई ठीक है, तुम लोग को बता देना, अभी पढ़ रहे हो ना, बाद में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नरक बन जाएगा जिंदगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, उधर नहीं जाओ, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, तुम लोग भी गजब बात करते हो। तो कहना तो जो ऑक्जेलिक एसिड है खास करके ब्लीचिंग एजेंट, ये स्टेन रिमूवर एजेंट है, एक तरह से समझ लो। ऑक्जेलिक एसिड क्या हमारा? स्टेन रिमूवर एजेंट है। इसके बाद एक एसिटिक एसिड आता है, ठीक है। ये भी हमारा एक तरह का, ये विनेगर जो हमारा टेस्टी फूड अगर बनाना है, ठीक है, एसिटिक एसिड का यूज़ विनेगर बनाने में करते हैं, ठीक है। तो कोई भी टेस्टी फूड बनाना है, देखना चौमिन दुकान में खड़ा रहेगा तो एक छोटा सा बोतल में ना पानी डालता है, ठीक है, वो हमारा क्या रहता है? विनेगर रहता है। तो टेबल विनेगर जो होता है वो हमारा एसिटिक एसिड से ही बनता है, जो एकदम बिल्कुल ही डाइल्यूट फॉर्म में रहता है। तो स्पाइसी फूड बनाने के लिए, ठीक है, हमारा एसिटिक एसिड यानी विनेगर का यूज़ करते हैं। पिकल्स को रिजर्व करने के लिए भी, पिकल्स अचार, ठीक है, तो पिकल्स को रिजर्व करने के लिए भी हम लोग एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फॉर्मिक एसिड आता है। जानते हैं झारखंड में ये फॉर्मिक एसिड बड़ी यूज़ होता है यार, ठीक है। तो मैं बता रहा, सिमडेगा तरफ जाओगे ना झारखंड में, तो हमको पता नहीं था, एक बार गलती से मैं भी चला गया था, ठीक है। गलती से क्या, तो घूमने गया था, ठीक है। तो वहाँ पे एक लाल चीटी का चटनी परोसता है खाना में, ठीक है, रेस्टोरेंट सब में, बड़ा जो रोड स्ट्रीट फूड में होता है, जैसे कि रोड टाइप में अगर खाना बेचता है ना, तो स्ट्रीट फूड में बैठोगे ना तो वो एक लाल चीटी का चटनी देता है। सिमडेगा हमारा झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। हम तो टेस्ट नहीं किए हैं, वो बगल का था, बोला सर आप वेजिटेरियन है तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत स्पाइसी होता है वो लोग बोला, वाकई में, ठीक है। तो क्यों? तो लाल चीटी याद कीजिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो होता है रेड आंट का, अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें फॉर्मिक एसिड निकलता है। तो वही फॉर्मिक एसिड मतलब लाल चीटी को बड़ा अच्छा से सुन रहे हैं, फ्राई व्राई करके कैसे कैसे होता है, सिलौटी से पीस करके चटनी बनाता है। और ये चटनी जो है हमारा सिमडेगा का बहुत ही फेमस है, खासकर गर्मी के दिन में ये परोसा जाता है हमारा खाने के साथ, ठीक है। और बहुत ही फेमस डिश है उधर का। तो सिमडेगा में ये जो लाल चटनी वाला कहानी है, ठीक है, जो लाल चीटी का जो चटनी वाला कहानी होता है, ये बड़ा ही फेमस है। जो हमारे झारखंड के होंगे और उस एरिया के होंगे, इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, आप लोग ये चटनी ज़रूर खाए होंगे, ठीक है। जो सिमडेगा, खुट्टी या कुलेबिरा तरफ, तोरपा तरफ के अगर होंगे, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस चटनी का सेवन किए होंगे, तो ज़रूर इसका फ्लेवर शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड का बात हुआ था तो मैं बता दे रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड जो होता है खास करके इसका परफ्यूम, जितने भी हमारे कॉस्टली परफ्यूम होते हैं, तो कॉस्टली परफ्यूम बनाने के लिए भी हम लोग फॉर्मिक एसिड का यूज़ करते हैं। इससे हम लोग फॉर्मेलिन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्मेलिन भी हम लोग बनाते हैं। और फॉर्मिक एसिड खास करके जो फर्स्ट बार इसको रिट्रीव किया गया था, तो जो रेड आंट होता है, जिसको हम लोग गांव देहात के भाषा में बेम्बूत कहते हैं, लाल चिंटी, बड़ा वाला चिंटी, खास करके ये आम का पेड़, कुसुम का पेड़, पीपल का पेड़ जो होता है ना, पीपल का पेड़ में देखने को मिलेगा। ये पत्ता में झुरमुट बना करके रहता है, खास करके कुसुम और आम में ज़्यादा देखने को मिलता है ये हमारा, ठीक है। पीपल में भी रहता है लेकिन कम रहता है, लेकिन कुसुम और आम में ये लाल चीटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीटी को जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करोगे, तो जिसका जो वेपोराइजेशन पार्टिकल आएगा, उस वेपोराइजेशन पार्टिकल को जब कंडेंसेशन करोगे तो आपको फॉर्मिक एसिड ये क्या होता है? फाउंड होगा। ये फॉर्मिक एसिड कंप्लीटली ऑर्गेनिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है, और इसका एक स्मेल होता है, ठीक है। और ध्यान देना, चीटी जो कतार में चलती हैं, चीटी में जो कतार में चलती हैं, तो ये जितनी बार आगे बढ़ती हैं तो ये फॉर्मिक एसिड ही रिलीज करती हैं। इसी फॉर्मिक एसिड का स्मेल से चीटी जो होती हैं, जितने भी आंट होती हैं, वो कतार में चलती हैं। तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड के बारे में ये हमारा डिटेल जानकारी था। इसके बाद आता है मेरे भाई, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि मैंगो की बात करें तो देखना अभी मैंगो का सीजन भी है, तो आप लोग मैंगो अगर कच्चा आम खाते हो, ठीक है, कच्चा आम, ठीक है, मैंगो, ठीक है, तो अगर मैंगो खाते हो तो देखना धीरे धीरे किसी किसी का इस समय घाव हो जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है मेरे भाई? उसका भी रीज़न है। तो मैंगो में जो होता है फॉलिक एसिड होता है, ठीक है। जैसे कि तो बोलते हैं ना, मैंगो का पानी लग गया तोड़ने के चक्कर में से, मेरे साथ भी हुआ था यहाँ पे, कुछ दिन पहले गाँव गया था मैं, ठीक है, तो वहाँ से मैंगो मैंने कि पेड़ से तोड़ रहा था, तो उसी टाइम में उसका जो पानी जो होता है यहाँ पे गिर गया था, तो पूरा एकदम थोड़ा सा पिकल्स निकल गया था, मतलब घाव हो गया था यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा। तो डाइल्यूट तो होता है लेकिन उतना भी डाइल्यूट नहीं होता। अगर वो एसिड डायरेक्ट गिरेगा तो थोड़ा सा हमारा स्किन को छिल देता है, कहने का मतलब, ठीक है, स्किन को छिल देता है। तो फोलिक एसिड होता है हमारा, ठीक है। तो वीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन करता है। तो अगर आम खाते हो, ये सब किनारे किनारे अगर घाव हो रहा है तो बोलते हैं आम का के कारण हो रहा है, आम का पानी लग गया इसलिए हो रहा है। ऐसा नहीं है, उसका जो फॉलिक एसिड होता है हमारा स्किन पर लग गया और वो हमारा कोरासिव एक्शन
माइल्ड कोरासिव होता है, बट माइल्ड कोरासिव होता है। कोरासिव तो होगा बट माइल्ड कोरासिव होता है, जिससे स्किन में हल्का सा दाग पड़ जाता है। तो ये था मेरे भाई हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड जैसे टार्ट्रिक है, जैसे कि टमीरेंट खाते हो, इमली खाने से मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। एक देखो यहाँ फुचका इधर बैठल है, ठीक है, फुचका नाम है, बड़ी बड़ी फुचका खाती है रे, जानते हो, फुचका को 100 रुपया का देते तो एक पेट ना भरेगा, ठीक है। मैंने कि फुचका के नाम पे तो तुम भूलिए जाओ, मैंने कि पेटो तबीयत तो खराब हो जाए, जान जाए पर चल जाएगी, फुचका ना जाएगी लगा। सही बता रहे हैं, इधर जो बैठा हुआ है ना, इतना फुचका खाती है कि क्या बोले इसको, उसका नाम ही हम फुचका रख दिए, ठीक है। अगर उसको अभी 100 रुपया का फुचका खिला देंगे ना तो ना बोलेगी, ठीक है। भले अगला दिन तबीयत खराब हो जाए, अलग चीज़ है, खूब फुचका खाती है। तो क्यों, ये फुचका खाने में ये टमीरेंट वाटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमली पानी होता है। तो इमली पानी जो होता है, ठीक है, इमली वाटर जो होता है, इसमें हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है। ये टार्ट्रिक भी हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो जितना भी सब प्लांट से सोर्सेस है, जैसे कि और एक चीज़ बता रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड का, जैसे कि आप अक्सर सुनते हैं कि गोल ब्लाडर में स्टोन हो गया, ठीक है, गोल ब्लाडर में स्टोन हो गया, स्टमक में स्टोन हो गया है, यूरिन के रास्ते में, ठीक है, यूरिन ब्लाडर में स्टोन हो गया। तो ये स्टोन है क्या चीज़, पत्थर है, बाहर से खा गया, जाके फंस गया वहाँ पे, हैं? देखो उधर से बोल रहा, हाँ सर पत्थर है। अरे बुड़बक, पत्थर नहीं है, सुनो यहाँ पे, ठीक है, पत्थर नहीं है। देखो बोल रहा है ना पत्थर फंस जाता है, पत्थर नहीं फंसता है। पत्थर खाते हो खाना में, ईटा पत्थर खा रहे हो कि पत्थर फंसे खा रहे हैं, बुड़बक गधा कहीं का। देखो होता क्या है ना कि ऑक्जेलिक एसिड हमारे बॉडी में जब कैल्शियम का एक्सेसन हो जाता है, तो कहीं कैल्शियम अगर जमा हो रहा होता है और ऑक्जेलिक एसिड वहाँ फंस गया, तो धीरे धीरे जो हमारा मसल्स होता है उसमें छोटा छोटा गांठ का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो गांठ ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इतना हार्ड हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। और इसी हार्डनेस के कारण वो एक स्टोन की तरह ट्रीट करता है। मैंने कि वो स्टोन नहीं होता, स्टोन की तरह होता है, वो एक मसल सी होता है जिसमें ऑक्जेलिक एसिड और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है और वो हार्ड हो जाता है। तो जनरली जितने भी स्टोन होते हैं, जैसे कि किडनी में स्टोन हो गए, गोल ब्लाडर में स्टोन हो गए, यूरिन ब्लाडर में स्टोन हो गया, फंस गया हमारा, ठीक है। तो ये जो स्टोन होते हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, और ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में रहता है। और जितने भी क्लाइंबर प्लांट होते हैं, क्लाइंबर प्लांट में जैसे कि कुकुम्बर है, खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, बोटल क्राउड जिसको कहते हैं, ठीक है, नेनुआ है, परोर है, परवल है, ठीक है, ये सब जितने भी हमारा क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं, तो क्लाइंबर प्लांट्स में ऑक्जेलिक एसिड जिंक ऑक्सलेट के फॉर्म में रहता है, और ये भी डाइल्यूट फॉर्म में रहता है। इसका ग्रोथिंग के लिए बहुत बड़ा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो जितने भी क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं तो उसमें भी हमारा ऑक्जेलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। तो ये भाई मेरे ऑक्जेलिक एसिड का बहुत सारा क्या बोलते हैं, जिस प्लांट्स में सोर्सेस है वो प्लांट का सोर्सेस आपको बता रहे हैं। आगे हम बहुत सारा लिस्ट बताएंगे कि कौन सा एसिड किस किस प्लांट्स में मिलता है। जैसे कि हमारा एप्पल में मैलिक एंड फॉलिक, ठीक है, मैंगो में फॉलिक, जैसे कि लड़की लोग को तो खास करके फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आम खूब खाया करो, ठीक है, नहीं तो बाहर से गोली खाना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है, समझा कि नहीं रे, हाँ समझ जाना, नहीं तो बाहर से फिर गोली खाना पड़ेगा। डॉक्टर के वहाँ जाओगे ना तो फॉलिक एसिड और आयरन का गोली लिख रहेगा, ठीक है, खास करके समझ। जब सीजन है खूब आम खाया करो, जम के आम खाया करो, ताकि बॉडी में फॉलिक एसिड बरकरार रहे, आयरन का गोली खाना नहीं पड़े, ठीक है। और खास करके बीट भी खाया करना, बीट में भी एसिड होता है, बीट फ्रूट्स में, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। सेहत के लिए पहले देखो, सेहत को भी ध्यान में रखना है साइंस पढ़ते समय, ठीक है। जो चीज़ बेनिफिट्स है उसको रखना है, जो बेनिफिट नहीं उसको बाहर कर देना। तो ये था मेरे भाई एसिड का छोटा सा डेफिनेशन। पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ऑर्गेनिक एसिड का डिटेल से स्टडी देखा। तो ऑर्गेनिक के बाद नेक्स्ट जो है हमारा 2B नंबर जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है। तो व्हाट इज इनऑर्गेनिक एसिड, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इनऑर्गेनिक एसिड B नंबर, इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स किसको कहते हैं, तो दोज एसिड मेड बाय दोज एसिड which are obtained from minerals, acid which are obtained usually from minerals is called inorganic acid। तो ध्यान दीजिएगा, acid which are usually which are obtained usually from acid which are obtained usually from minerals are called inorganic acid
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स। वैसा एसिड जो हमको मिनरल से ऑब्टेंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। मतलब मिनरल से होगा, मतलब दोज एसिड डज नॉट कंटेन एनी कार्बन एटम, दोज एसिड डज नॉट कंटेन एनी कार्बन एटम इज कॉल्ड एसिड। मतलब दोज एसिड डज नॉट कंटेन, इसको कह सकते हो दोज एसिड डज नॉट कंटेन एनी कार्बन एटम इज कॉल्ड एसिड। वैसा एसिड जिसमें कोई कार्बन एटम कंटेन नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई भी कार्बन एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और चूंकि ये मिनरल से मिलता है, किससे मिलता है? मिनरल से, तो इनऑर्गेनिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड। इसको किस एसिड के नाम से जानते हैं? मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड्स। इसको हम लोग मिनरल एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। किसको? इनऑर्गेनिक एसिड्स को। इट इज ए ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जितने भी हमारे मिनरल एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे कह सकते हो ऑल मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। That is inorganic acids are strong acid. That is inorganic acids are strong acids। इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। किसको? इनऑर्गेनिक एसिड को। अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, इनऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जाम्पल की बात करें, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है मेरे भाई यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो होता है HCl, ठीक है। उसके बाद हमारा हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, इसका होता है HBr। उसके बाद हमारा नाइट्रिक एसिड जो होता है हमारा HNO3। इसके बाद हमारा आता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है H2SO4। इसके बाद आता है हमारा फास्फोरिक एसिड। क्या आता है मेरे भाई? फास्फोरिक, PHOSPHORIC, फास्फोरिक एसिड। ये होता है H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड। इसके बाद एक एसिड और आता है जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आता है मेरे भाई? H2CO3 जो है हमारा एक कार्बोनिक एसिड, ये ऑल आर मिनरल एसिड। ध्यान दीजिएगा ये एक्सेप्शन में है, ये हमारा क्या है? एक्सेप्शन में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसमें जितने भी एसिड है इसमें कहीं भी कार्बन एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें कार्बन एटम एग्जिस्ट कर रहे थे, ऐसा लगता है कि ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है मेरे भाई, ये आपका मिनरल से ऑब्टेंड होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, या इसको मिनरल एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। किसको? कार्बोनिक एसिड को। अब ध्यान दीजिएगा जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब इसमें हायर कंसंट्रेशन लेवल ऑफ हाइड्रोनियम आयन रहता है, हायर कंसंट्रेशन लेवल ऑफ। और जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं वो वीक एसिड होता है जिसमें लोअर कंसंट्रेशन लेवल ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट रहता है। तो अब एक एसिड का जो क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग देयर कंसंट्रेशन लेवल, ठीक है, उसमें एसिड का टाइप्स की अगर बात करें, डिपेंडिंग देयर कंसंट्रेशन लेवल एसिड टाइप्स ऑफ एसिड्स आर। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये जो खास करके कार्बोनिक एसिड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ये कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये बहुत ही ध्यान देना, आजकल का बच्चा लोग खास करके ध्यान दीजिएगा। कार्बोनिक एसिड की अगर बात करूँ तो जितने, इसको मैं बाथरूम क्लीनर कहता हूँ, बहुत अच्छा से बाथरूम साफ होता है मेरे को, बहुत अच्छा साफ होता है, कर सकते हो, यानी कि
जैसे कि हार्पिक से बाथरूम साफ होता है ना, उसी तरह से ये भी साफ होता है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो जितना भी ठंडा कोक वाला कंपनी लोग हैं ना, पीछे पड़ जाएगा हाथ धो करके यार, ठीक है। लेकिन जान लो ये तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। कौन? कार्बोनिक एसिड बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, ये उतना बहुत ही हानिकारक है। अभी नहीं पता चलेगा, भले माइल्ड रहता है, माइल्ड जरूर रहता है, लेकिन लेटर ऑन डे धीरे धीरे जब आपका एज बढ़ेगा तो ठीक है इसका आपका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, इसका कंज्यूम कम करो, ठीक है, बॉडी के लिए ज़रूरी है, जरूर हर एसिड का ज़रूरी होता है, लेकिन कोक जितने भी हमारे कोक होते हैं, जितने ठंडा पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें ये एसिड रहता है जो खास करके ब्राउनी ब्लैक कलर का जो होता है, ठीक है, तो उसमें बिना कार्बोनिक एसिड का रिजर्व नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हमारा हानिकारक होता है। हर पैकेट फूड को प्रिजर्व करने के लिए हमारा कार्बोनिक एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पैकेट फूड बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं आजकल, ठीक है, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है। डॉक्टर के वहाँ जाइए तो बार बार एक ही चीज़ सुनने को मिलेगा, अगर बच्चा का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया तो आपका बच्चा पैकेट फूड पे डिपेंड है, पैकेट फूड बंद कीजिए बोलता है। अब कंपनी लोग का नाम तो नहीं लेंगे, सब समझदार हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पैकेट फूड्स को अवॉइड करो बेटा, ठीक है, अवॉइड करोगे तुम्हारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। बहुत जब भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना तो सीधे बोला कि पैकेट फूड बच्चा को दे रहे हैं इसलिए ये बीमारी हो रहा है, वो बीमारी हो रहा है, 10 को बीमारी बताएगा और रगड़ के दवा देता है। धीरे धीरे पैकेट फूड बंद करना ही पड़ता है छोटा बच्चा का जब खूब तबीयत खराब होने लगता है, तो ठीक है, माँ भी परेशान रहती है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो अब तुम लोग बड़े हो गए हो, थोड़ा सा पैकेट फूड को अवॉइड करो, कहने का मतलब पैकेट फूड हो गया, चाहिए जो ठंडा कोक जिसमें तुम्हारा कार्बोनिक एसिड्स का यूज हो रहा है। आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा देखोगे तो वहाँ पे उसका कंपोजिशन लिखा रहता है, अगर उसमें कार्बोनिक एसिड ज़्यादा मात्रा में है तो उसका यूज़ कम किया करो, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा सेहत भी अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कई बच्चे हो थोड़ा सा तुम लोग भी समझदार हो गए हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ को। अब ध्यान देना डिपेंडिंग देयर कंसंट्रेशन, ठीक है, एसिड्स का टाइप्स की अगर बात करें तो डिपेंडिंग देयर कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो डिपेंडिंग देयर कंसंट्रेशन हमारा अगला हेडिंग है, डिपेंडिंग देयर कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग देयर THEIR देयर कंसंट्रेशन, तो डिपेंडिंग देयर कंसंट्रेशन एसिड आर जनरली टू टाइप्स, एसिड आर जनरली टू टाइप्स। इस मेथड पे एसिड कितने होता है? टू टाइप्स। तो एसिड आर जनरली, एसिड आर टू टाइप्स। ए नंबर है मेरे भाई वीक एसिड, और सेकंड है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज वीक एसिड, ठीक है, व्हाट इज वीक एसिड, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग वीक एसिड्स का डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ए नंबर वीक एसिड्स। तो अगर वीक एसिड्स की बात करते हैं तो ध्यान देना, दोज एसिड पार्शियली डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, ठीक है। दोज एसिड्स partially dissociation in solution and it produced lower concentration of hydronium ion, जिसको H3O+ आयन कहते हैं। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड वीक एसिड। इसको हम लोग कौन सा एसिड कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। तो वैसा एसिड जो डिजोल्व होगा सॉल्यूशन में और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, वैसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक एसिड। तो जनरली ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमारा वीक एसिड होते हैं।
स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड जो है मेरे भाई वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकंड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की बारी है। सेकंड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर बात करें तो दोज एसिड dissociate in solution, complete dissociation, partially dissociation था ना, complete dissociation in solution and produce higher concentration of hydronium ion. Higher concentration of hydronium ion is called strong acid. तो ध्यान देना यहाँ पे, those acid complete dissociation, those acids complete dissociation, complete dissociation in solution and produced higher concentration of hydronium ion, higher concentration of hydronium ion जिसको हम लोग कहते हैं H3O plus ion, higher concentration of hydronium ion is called strong acid. A strong acid is called strong acid. Or all inorganic acid, all inorganic acids are called, all inorganic acids are called a strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये था मेरे भाई एसिड का एक टाइप यहाँ पे, ठीक है, जो वीक और स्ट्रॉन्ग का। इसके बाद भी हमारा एसिड का और टाइप है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद आता है मेरे भाई एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन आता है एसिड का, ध्यान दीजिएगा। एसिड का अगर क्लासिफिकेशन एसिड्स का देखा जाए तो यहाँ पे आपको अब 3 क्लासिफिकेशन फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले कंसंट्रेटेड एसिड, क्या है हमारा, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। उसके बाद बी नंबर, कंसंट्रेटेड एसिड के बाद बी नंबर जो है वो है हमारा डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड्स। इसके बाद सी नंबर जो है वो है हमारा एक्वस एसिड, क्या है हमारा, एक्वस एसिड्स। तो ये हमारा अब 3 टाइप्स का एसिड्स आपको देखने को मिलता है, जो एक क्लासिफिकेशन होता है कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड और हमारा एक्वस एसिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं ए नंबर, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स की अगर बात करें यहाँ पे, कंसंट्रेटेड एसिड्स की अगर बात करें तो ध्यान देना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड आर called concentrated acid, concentrated acids। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। जो एसिड प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। इसमें एक भी वाटर या एनी काइंड्स ऑफ मिलावट, कोई भी मिलावट जो होता है ना, मिक्सिंग होता है, इम्प्योरिटीज नहीं होता है। तो जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हमारा क्या है, H2SO4 है, ठीक है। अगर इसके आगे हम लोग CONC लिख देते हैं, कॉन्क, मतलब ये प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं किया हुआ है, कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं किया हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड्स कहते हैं। इसके बाद बी नंबर जो आता है, बी नंबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बी नंबर की बारी अगर देखा जाए, ठीक है, तो समझिएगा बी नंबर में क्या होता है। इसको हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड्स। तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डाइल्यूट एसिड में यहाँ पे कह सकते हैं प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर का मतलब क्या होता है, डिस्टिल वाटर। तो प्योर वाटर, फ्यू अमाउंट ऑफ प्योर वाटर, फ्यू अमाउंट ऑफ प्योर वाटर एडेड इन
added in concentrated acid concentrated acid to obtain dilute acid। तो हमारा कौन सा एसिड ऑप्टेन होता है? डाइल्यूट एसिड ऑप्टेन होता है अगर फ्यू अमाउंट ऑफ, ठीक है, अगर हम लोग वो डिस्टिल वाटर यानी कि इसमें कोई मिनरल लेस वाटर, प्योर वाटर का मतलब होता है मेरे भाई डिस्टिल वाटर, इसका मतलब डिस्टिल वाटर होता है इसका, ठीक है ना। तो अगर डिस्टिल वाटर अगर ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है, तो हमारा डाइल्यूट एसिड, तो जैसे कि मान लो ये H2SO फॉर एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, इसी को लेते हैं, अगर इसमें अगर DIL लिख देते हैं मतलब ये डाइल्यूट फॉर्म हो गया। क्या है? डाइल्यूट फॉर्म हो गया, मतलब इसमें कंसंट्रेशन लेवल जो होगा, कंसंट्रेशन लेवल जो प्योरेस्ट फॉर्म में जो होता है, जो हायर कंसंट्रेशन, मतलब ये कंसंट्रेटर में कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही हाई रहता है, ये डाइल्यूट में कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा कम रहता है, हाई रहता है लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कम हाई रहता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद सी नंबर जो आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी नंबर जो है वो एक्वस एसिड है, एक्वस एसिड्स है। तो एक्वस एसिड्स की अगर बात करें तो ध्यान देना, few amount of normal water added in concentrated acid, few amount of normal water added in concentrated acid to obtain aqueous acids। मतलब जैसे कि H2SO4 में AQ लिख दो, H2SO4 में क्या लिख दो? AQ लिख दो। तो अभी जो एसिड मिलेगा यहाँ पे, ये कौन सा एसिड मिलेगा मेरे भाई? एक्वस एसिड मिलेगा। मतलब इसमें नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कोई डिस्टिल वाटर का बात नहीं करते हैं। तो अगर वैसा मिला दिया जाए, वाटर मिला दिया जाए, तो ऐसे एसिड को हम लोग एक्वस सोल्यूशन एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद जो एक कैटेगरी एसिड का फिर निकल के आता है, अभी इतना जल्दी एसिड का कैटेगरी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसके बाद एक कैटेगरी आता है, ध्यान दीजिएगा, एसिड्स में, इसको समझना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि एसिड का एक कैटेगरी है एसिड्स का, तो यहाँ पे एक कैटेगरी आता है ए नंबर बाइनरी एसिड्स, और एक होता है बी नंबर पॉली एसिड्स, ठीक है। ये भी एक कैटेगरी एसिड का, बाइनरी एसिड्स एंड पॉली एसिड्स, ठीक है। इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है कि बाइनरी एसिड्स क्या है और पॉली एसिड्स क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट यहाँ पे बाइनरी एसिड्स की बात करते हैं, ए नंबर बाइनरी एसिड्स, एनी एसिड molecule made by two atoms, any acid molecule made by two atoms, this acid is called binary acid। any acid molecule made by only two atom is called binary acids। मैंने कि कोई भी एसिड मॉलिक्यूल अगर सिर्फ टू एटम से, टू डिफरेंट एटम की बात कर रहे हैं, टू एटम्स के जगह पे टू डिफरेंट कर देना है यहाँ पे, टू डिफरेंट एटम इज कॉल्ड बाइनरी एसिड। जैसे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे कि HCl, HBr, ETC, HI, ये सब ETC, ये हमारा क्या है? बाइनरी एसिड है। क्या है? बाइनरी एसिड, क्योंकि इसमें टू डिफरेंट एटम से मिल करके ये एसिड बना। एगो तो एसिड तो हाइड्रोजन तो कॉमन रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें टू एटम्स ही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी एसिड्स कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं मेरे भाई? इसको हम लोग बाइनरी एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कि टू डिफरेंट एटम, जैसे कि H2S भी हो सकता है, इसमें टू डिफरेंट एटम्स हैं, H2S भी हो सकता है, ETC, ये सब हमारा बाइनरी के कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद हमारा एक पॉली एसिड्स होता है। अगला क्या आता है? बी नंबर पॉली एसिड्स। अगर पॉली एसिड्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा, पॉली एसिड्स की बात करें तो एनी एसिड मॉलिक्यूल मेड बाय मोर देन टू
डिफरेंट एटम्स, ठीक है। एनी एसिड मॉलिक्यूल, एनी एसिड्स molecule made by more than two different atom, two different atoms, more than two different atom is called polyacids। जैसे कि हमारा H2SO4 हो गया, H2CO3, ठीक है, HNO3। देखो इस सब में मोर देन टू डिफरेंट एटम्स हैं, टू से ज़्यादा डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन है, तो डिफरेंट है, मोर देन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये भी एक एसिड का क्लासिफिकेशन है। मतलब कोई भी एसिड में अगर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहेगा, सिर्फ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, बाइनरी के कैटेगरी में। और जिसमें सिर्फ मोर देन टू होगा उसको हम लोग पॉली एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये तो मेरे भाई देखो, हम लोग यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखें, इनऑर्गेनिक एसिड, तो इसको मिनरल एसिड कहते हैं। इसमें कोई कार्बन नहीं, एटम नहीं होगा, और ये प्लांट और एनिमल इसका सोर्सेस नहीं हो सकता, ये मिनरल से बनता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और यहाँ पे वीक एसिड, जिसमें डिसोसिएशन होगा और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होगा, उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डिसोसिएट होगा और हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। अब देखो कंसंट्रेटेड एसिड, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड, जिसमें कोई मिलावट नहीं होता, इसमें 100% आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, ऑब्टेंड होगा, ऐसे को कंसंट्रेटेड कहते हैं। और कंसंट्रेटेड एसिड में अगर फी अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर मिक्स कर देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर कंसंट्रेटेड में नॉर्मल वाटर ऐड कर देते हैं तो हमारा एक्वस सोल्यूशन एसिड बन जाता है। अब देखो एसिड का एक कैटेगरी और है जिसको हम लोग बाइनरी कहते हैं और पॉली एसिड्स कहते हैं। तो दोज एसिड मॉलिक्यूल्स मेड बाय two different kinds of atom is called binary acids, and those acid made by more than two different kinds of atom is called polyacid। क्लियर है यहाँ पे? तो चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या देखा, टाइप्स ऑफ एसिड्स देखा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एसिड में डिपेंडिंग देयर बेसिसिटी एसिड्स आर हाउ मच टाइप्स। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिसिटी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिड में हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई भी एसिड जो मॉलिक्यूल है, हाउ मच हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रेजेंट, हाउ मच हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रेजेंट। अगर कोई भी एसिड में अगर 1 हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है तो वो मोनोबेसिक एसिड होगा। अगर 2 हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है तो डाई बेसिक एसिड होगा, 3 रहेगा तो ट्राई बेसिक, 4 रहेगा तो टेट्रा बेसिक एसिड होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग देयर बेसिसिटी टाइप्स ऑफ एसिड, अभी एसिड का टाइप्स ही चल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग देयर बेसिसिटी, अगला हेडिंग है हमारा डिपेंडिंग देयर बेसिसिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिपेंडिंग देयर बेसिसिटी, डिपेंडिंग देयर बेसिसिटी। तो डिपेंडिंग देयर बेसिसिटी, तो इसमें हम आपको क्या बोले कि कोई भी एसिड को डिफाइन क्या करना है, हाइड्रोनियम आयन से डिफाइन करना है कि हाउ मच हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रेजेंट, हाउ मच हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रेजेंट इन एसिड मॉलिक्यूल। दिस नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड बेसिक एसिड। It contain 1 hydronium ion, then it is called monobasic acid. It contain 2 hydronium ion, then it is called dibasic acid. It contain 3 hydronium ion, is called tribasic acid, and it contain 4 hydronium ion, is called tetrabasic acid. तो यहाँ पे डिपेंडिंग देयर बेसिसिटी, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, इसका डिफिनेशन को अगर लिखना चाहोगे तो ध्यान देना। इसको हम कह सकते हैं द बेसिसिटी ऑफ एसिड, the basicity of acid of an acid is defined as the number of hydronium ion, मतलब H3O plus ion, हाइड्रोनियम आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड by the
आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, IONISATION, आयोनाइजेशन ऑफ one molecule of that acids in aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन। तो कितना हाइड्रोनियम आयन है एसिड्स में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिसिटी एसिड आर 4 टाइप्स। एसिड आर जनरली कितना है, 4 टाइप्स है। इसमें हमारा क्या होगा, एसिड आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है मोनोबेसिक एसिड। फर्स्ट क्या है हमारा, मोनोबेसिक एसिड, याद रखना। फर्स्ट मोनोबेसिक एसिड। सेकंड डाइबेसिक एसिड्स। थर्ड ट्राइबेसिक एसिड्स। और फोर्थ टेट्राबेसिक एसिड्स। टेट्राबेसिक एसिड। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड्स की अगर बात करें, किसकी बात करें, मोनोबेसिक एसिड की बात करें। सबसे सिंपल में आते हैं, सबसे पहले मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड्स, तो दोज एसिड डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन पर मोलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। तो दोज एसिड डिजोल्व इन वाटर, दोज एसिड्स dissolved, those acid ionized in water, those acid ionization, ionization in water, those acid ionization in water and produced 1 हाइड्रोनियम आयन जिसको H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन पर मोलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। इसको क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड्स कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो आयनाइज्ड होगा वाटर के साथ, आयनाइजेशन इन वाटर एंड प्रोड्यूस्ड 1 हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। तो यहाँ पे एग्जांपल को अगर देखा जाए मोनोबेसिक का, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, HCl है, HBr है, HNO3 है। अब देखिए ये कैसे 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारा HNO3 लेते हैं, प्लस ये H2O से रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा रिवर्सेबल रिएक्शन होगा। तो ये ध्यान देना, ये जो टूटेगा ना, ये 2 पार्ट में टूटेगा। एक टूटेगा H+ और एक टूटेगा NO3-। ये H+ इसके साथ जा करके H3O+ बनाएगा और ये NO3 अलग से आ जाएगा, NO3- आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 ही हाइड्रोनियम आयन आया। अब इसमें कोई हाइड्रोजन बचा हुआ है नहीं ना, बचा हुआ है। मतलब ये जो HCl है, HBr है, ये हमारा कौन सा एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। कौन सा एसिड है हमारा, मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। कौन सा एसिड कहलाएगा, मोनोबेसिक एसिड, याद रखना। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, अगला जो आता है हमारा सेकंड नंबर, जो होता है हमारा सेकंड नंबर की अगर बात करें तो डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड्स। तो डाइबेसिक एसिड, मोनोबेसिक के बाद क्या आ जाएगा हमारा, डाइबेसिक। तो मोनोबेसिक एसिड, उसका डाइबेसिक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दोज एसिड आयनाइजेशन इन वाटर एंड प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन, नहीं क्या है, 2 हाइड्रोनियम आयन पर मोलिक्यूल आएगा। 2 हाइड्रोनियम आयन पर मोलिक्यूल इज कॉल्ड डाइबेसिक एसिड। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन कर सकते हैं हम लोग, दोज एसिड आयनाइजेशन इन वाटर, दोज एसिड्स
आयोनाइजेशन इन वाटर, आयोनाइजेशन इन वाटर, आयोनाइजेशन इन वाटर एंड produced two hydronium ion, टू हाइड्रोनियम आयन, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं H3O+, टू हाइड्रोनियम आयन पर मोलिक्यूल is called dibasic acids, is called dibasic acids। इसको कौन सा एसिड कहते हैं? डाइबेसिक एसिड्स कहते हैं। तो एग्जांपल में इसको ले सकते हो बेटा, यहाँ पे डाइबेसिक में H2SO4। अब देखो ये डाइबेसिक कैसे है, तो इसमें 2 हाइड्रोनियम आयन कैसे है, पहले चीज़ को समझो। तो समझना है यहाँ पे, जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 है प्लस ये H2O से रिएक्ट करेगा, तो इसका रिएक्शन को समझना। यहाँ पे यहाँ का एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? H3O+, 1 हाइड्रोनियम आयन है क्या, प्लस यहाँ से एक H हट चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा? HSO4- आएगा, HSO4- आएगा। अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, पार्शियल डिसोसिएशन है, तो फिर इसका ये जो है नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे HSO4- प्लस H2O, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फिर से इसका रिएक्शन होगा, तो ये H इसके साथ इस वाटर में, कि ये तो हमारा एक ही मॉलिक्यूल है ना मेरे भाई, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा? H3O+ यहाँ रिएक्ट करेगा ना मेरे भाई, और यहाँ पे बच जाएगा SO4-2-। अब देखो इसको ऐड करो, अगर जैसे ही ऐड करेंगे ध्यान देना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करना चालू करो, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, H2SO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन निकल करके आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 H3O+, 2 हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4-2-, तो ये हमारा किस कैटेगरी में चला गया? डाइबेसिक। किस कैटेगरी में? डाइबेसिक एसिड के कैटेगरी में चला गया। किस में चला गया? डाइबेसिक एसिड। तो H2SO4 इज ए डाइबेसिक एसिड। व्हाट काइंड ऑफ एसिड? डाइबेसिक एसिड। इसके बाद आता है मेरे भाई ट्राइबेसिक एसिड आता है। कौन सा एसिड आता है हमारा? नेक्स्ट जो है 3rd नंबर, वो आता है ट्राइबेसिक एसिड। क्या है हमारा? ट्राइबेसिक एसिड्स। तो ट्राइबेसिक एसिड्स की अगर बात करें, ट्राइबेसिक एसिड ध्यान देना, तो दोज एसिड आयोनाइजेशन इन वाटर एंड प्रोड्यूस 3 हाइड्रोनियम आयन पर मोलिक्यूल, 3 हाइड्रोनियम आयन पर मोलिक्यूल इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड, इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसको कह सकते हैं दोज एसिड आयोनाइजेशन इन वाटर, दोज एसिड्स आयोनाइजेशन in water and produced 3 हाइड्रोनियम आयन। कितना? 3 हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम लोग कहेंगे H3O+, 3 हाइड्रोनियम आयन पर मोलिक्यूल इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। इसको क्या कहेंगे? ट्राइबेसिक एसिड कहेंगे। अगर 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है तो ऐसे एसिड को क्या कहेंगे? ट्राइबेसिक एसिड कहेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, तो ट्राइबेसिक एसिड का जो मेन एग्जाम्पल है वो हमारा H3PO4 है। क्या है हमारा? H3PO4। इसका जो एग्जाम्पल है ध्यान दीजिएगा, H3PO4। कौन सा एसिड है? H3PO4, जिसको हम लोग फास्फोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोरिक एसिड। तो हम इसमें कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोनियम आयन हमारा 3 है? ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि H3PO4 जब H2O से रिएक्ट करेगा, तो ध्यान दीजिएगा रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे एक H3O प्लस बनेगा। ठीक है, प्लस ये
H2PO4 माइनस आएगा, H2PO4 माइनस आएगा। फिर ये H2PO4 इधर आएगा, H2PO4 इधर आएगा प्लस H2O, फिर से इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो H3O प्लस HPO4 2 माइनस होगा। क्या होगा? HPO4 2 माइनस। इसके बाद ध्यान देना HPO4 यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे 2 माइनस प्लस H2O, तो ये रिएक्ट करके बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना ये H3O प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस PO4 3 माइनस होगा। अब देखो जो फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक ग्रुप जो है फॉस्फेट, वहाँ से कंप्लीटली हाइड्रोजन हट गया। अब इसको तुम ऐड करो, जब इसको तुम ऐड करोगे, ध्यान देना ऐड करोगे तो ध्यान देना इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे H3PO4 1 2 3 प्लस 3H2O, तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 3H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन आ गया, ठीक है, प्लस PO4 3 माइनस आ गया। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोनियम आयन आया, तो ये जो H3PO4 है वो हमारा क्या है? ट्राइबेसिक एसिड है। कौन सा एसिड है हमारा? ट्राइबेसिक एसिड है। इसके बाद हमारा टेट्राबेसिक एसिड आता है। क्या आता है मेरे भाई? 4th नंबर टेट्राबेसिक एसिड, TETRA, टेट्रा बेसिक एसिड्स। तो टेट्राबेसिक एसिड, तो ध्यान देना टेट्राबेसिक क्या होगा? ये डिजॉल्व आयनाइज्ड होगा वाटर में और 4 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। कितना? 4 हाइड्रोनियम आयन। अगर 4 प्रोड्यूस कर देता है मतलब ये हमारा टेट्राबेसिक एसिड है। तो ध्यान देना दोज एसिड डिजॉल्व इन, दोज एसिड आयनाइजेशन इन वाटर, दोज एसिड्स आयनाइजेशन in water, ionization in water and produce 4 हाइड्रोनियम आयन, 4 हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? H3O प्लस। 4 हाइड्रोनियम आयन पर मोलिक्यूल is called टेट्राबेसिक एसिड्स। इसको कौन सा एसिड कहेंगे? टेट्राबेसिक एसिड कहेंगे। तो हमारा अगला जो एसिड है एग्जांपल इसमें सिलिसिलिक एसिड है। कौन सा है? सिलिसिलिक एसिड, सिलिक एसिड H4SiO4, इसको हम लोग सिलिसिलिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। SILICIC सिलिसिलिक एसिड्स। अब इसमें 4 हाइड्रोनियम आयन है, तो देखेगा 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन, तो इसका हाइड्रोनियम आयन को हम लोग ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो चैनल है, सबसे पहले समझिए, यह जो सिलिसिलिक एसिड है H4SiO4, ये जो है हमारा प्लस H2O वाटर मोलिकुल, ये एक मोलिकुल है, सिंगल मोलिकुल है, इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा, ध्यान देना यहाँ पे, तो इस जगह क्या बनाएगा मेरे भाई? H3O प्लस 1 हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटेगा तो एक हाइड्रोजन नेगेटिव आयन आएगा, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो H3SiO4 माइनस होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे H3SiO4 माइनस प्लस H2O, ठीक है, तो ये हमारा फिर से ये होगा, तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ पे फिर से हमारा H3O प्लस आएगा, और यहाँ पे H2SiO4 2 माइनस होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे H2SiO4 2 माइनस में प्लस H2O आएगा, तो फिर से 1 हाइड्रोजन इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो H3O प्लस, ठीक है, प्लस HSiO4 3 माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा? HSiO4 3 माइनस प्लस H2O, तो ये रिएक्ट करने के बाद ऐसे यहाँ पे H3O प्लस और यहाँ पे प्लस SiO4 4 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 माइनस हो जाएगा। अब इसको तुम ऐड करो, ऐड करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही ऐड करेंगे मेरे भाई ध्यान देना, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे बचा क्या? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा इस जगह पे
SiO4 प्लस 4H2O, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रिवर्सेबल है, और यहाँ पे 1 2 3 4 4H3O प्लस 4 हाइड्रोनियम आयन प्लस SiO4 माइनस, ठीक है 4 माइनस, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोनियम आयन आया। तो ये जो सिलिसिलिक एसिड है ये टेट्राबेसिक एसिड है। तो ये था मेरे भाई टाइप्स ऑफ एसिड। अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी नहीं किए हैं, ये क्या है, टाइप्स ऑफ एसिड है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा डिफरेंट मेथड से एसिड को हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफाइड किया, ठीक है। तो आज अभी का जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंडिंग देयर बेसिसिटी, मतलब इसमें हाइड्रोनियम आयन को देखना है। तो यहाँ पे हमको इतना चीज़ में ये समझ में आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, तो इतना में हमको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे, इधर गया देखो, यहाँ पे जैसे कि मोनोबेसिक है, तो मोनोबेसिक में सिंगल हाइड्रोनियम आयन है, क्या है, सिंगल हाइड्रोनियम आयन है। तो अगर सिंगल हाइड्रोनियम आयन हो रहा है तो इसको मोनोबेसिक एसिड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मोनोबेसिक एसिड कह रहे हैं। लेकिन जैसे डाइबेसिक आ रहा है तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोनियम आयन है, मतलब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एसिड्स में देखना, कोई भी एसिड्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करो, किसको करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करो। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसका बेसिसिटी निकल जाएगा, उसका क्या निकल जाएगा, उस एसिड का बेसिसिटी निकल जाएगा। अगर कोई भी हाइड्रोजन मोलिकुल में, पर मोलिकुल याद रखना, पर मोलिकुल, अगर कोई हाइड्रोजन मोलिकुल में, कोई एसिड का मोलिकुल में सिंगल हाइड्रोजन है, क्या है, सिंगल हाइड्रोजन अगर है तो वो मोनोबेसिक एसिड होगा। अगर कोई एसिड मोलिकुल में 2 हाइड्रोजन है जो डिसोसिएट होने वाला, डिसोसिएट होने वाला हाइड्रोजन अगर 2 है तो वो डाइबेसिक होगा। डिसोसिएट होने वाला अगर 3 है तो वो ट्राइबेसिक होगा, और डिसोसिएट होने वाला हाइड्रोजन अगर 4 है तो टेट्राबेसिक होगा। तो यहाँ पे देखो मोनोडाई ट्राई टेट्रा, काउंटिंग याद है ना रे, मोनोडाई ट्राई टेट्रा, पेंटेक्स हेप्ट ऑक्ट, बड़ी मारेंगे नहीं याद करेगा तो नालायक कहीं का गधेड़ा, समझा। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, काउंटिंग लिखा दें, चलो एक बार कर देते हैं काउंटिंग, तो ठीक है, एक बार काउंटिंग कर देते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, लिखाएंगे नहीं, याद करवाए थे नालायक कहीं का, यादों ना करता है, भुला जाता है। चलो देखो, जो बेटा यहाँ पे काउंटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 करके 30 तक आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 30 तक का जो होता है काउंटिंग ध्यान देना, मोनोडाई ट्राई टेट्रा 4 हो गया, मोनोडाई ट्राई टेट्रा 4 हो गया, पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट 8 हो गया, नॉन डेक 10 हो गया, ऑनडेक डूडेक ट्राइडेक 13 हो गया, टेट्राडेक पेंटडेक हेक्सडेक हेप्टडेक ऑक्टडेक नॉन डेक 19 हो गया। 20 का होता है इकोस, 20 का क्या होता है, इकोस, 21 हेनिकोस, 22 डुइकोस, उसके बाद ट्राइकोस, टेट्राइकोस, पेंटिकोस, हेक्सिकोस, हेप्टिकोस, ऑक्टिकोस, नॉनिकोस, और 30 ट्राइक्वांट, 30 हमारा ट्राइक्वांट होता है, ट्राइक्वांट होता है। फिर से एक बार सुना दें, मोनोडाई ट्राई टेट्रापेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डूडेक ट्राइडेक टेट्राडेक पेंडेक हेक्सडेक हेप्डेक ऑक्डेक नॉन डेक इकोस हेनिकोस डुइकोस ट्राइकोस टेट्राइकोस पेंटिकोस हेक्सिकोस हेप्टिकोस ऑक्टिकोस नॉनिकोस, उसके बाद ट्राइक्वांट। फिर से मोनोडाई ट्राई याद कर लेना, धीरे बोले, अच्छा धीरे बोलते हैं, लिखेगा देखो, तो 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग दे दो, 1 2 3 4। देखो सबसे पहले 1 को क्या कहते हैं, मोनो, 2 को मोनो डाई, 2 को डाई कहते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डूडेक ट्राइडेक टेट्राडेक पेंटडेक हेक्सडेक हेप्टडेक ऑक्टडेक नॉनडेक इकोस हेनिकोस डुइकोस ट्राइकोस टेट्राइकोस पेंटिकोस हेक्सिकोस हेप्टिकोस ऑक्टिकोस नॉनिकोस ट्राइक्वांट 30 हो गया, लिख लिया ना। चलो तो ये था मेरे भाई टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में, काउंटिंग याद कर लोगे, लिखवा दिया, चलो इसको नोट डाउन पहले करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझिएगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये डिसाइड करता है
कोई भी एसिड का। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये डिसाइड करता है कोई भी एसिड का कि वो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। क्या होगा? स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। तो मतलब कोई भी एसिड में टोटल मॉलिक्यूल एसिड कितना यूज हुआ है और उसमें से कितना एसिड मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हुआ है। तो टोटल आयनाइज्ड एसिड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल एसिड मॉलिक्यूल, जो रेशियो आता है उसका जो परसेंटेज आता है उसका 100% निकालेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। मतलब सिंपल सा बात देखा जाए, यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इक्वल्स टू, यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन IONISATION, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इक्वल्स टू, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे कह सकते हो नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड, number of acid molecule ionized, number of acid molecule ionized, IONISED, ionized divided by total number of acid molecule, divided by total number of acid molecule present in aqueous solution, total number of acid molecule, total number of acid molecule present in aqueous solution, AQUEOUS, aqueous solution into 100। इसी को हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मतलब कोई भी एसिड हम यूज कर रहे हैं, मान लो कि H2SO4 यूज कर रहे हैं, तो लार्ज अमाउंट में रहेगा ना बेटा, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहेगा ना H2SO4 को अगर यूज़ कर रहे हैं तो, चाहे HCl यूज़ कर रहे हैं, फास्फोरिक एसिड कर रहे हैं यूज़, चाहे नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा हमारा मॉलिक्यूल रहेगा। तो अगर उस एसिड में जैसे कि वो आयनाइजेशन कितना मॉलिक्यूल हुआ है, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, जिसमें हमारा 30 मॉलिक्यूल ही में कि कोई एसिड में 100 मॉलिक्यूल है, और उसमें अगर 30 मॉलिक्यूल ही आयनाइज्ड हुआ है, चाहे 20 मॉलिक्यूल ही आयनाइज्ड हुआ है, अब बाकी रेस्ट मोड में पड़ा हुआ है, वो आयनाइज्ड नहीं हुआ, तो 100 में अगर 29 या 30 आयनाइज्ड हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा वीक एसिड के कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? वीक एसिड के कैटेगरी में आएगा। अब मोर देन 30 अगर होता है एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, कोई भी अल्कली एक्वस सोल्यूशन में मोर देन 30 अगर आता है, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो ध्यान देना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन एसिड और अल्कली एक्वस सोल्यूशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन IONISATION, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इन एसिड और एक्वस सोल्यूशन, क्या है? एक्वस अल्कली इन एक्वस सोल्यूशन, अल्कली इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, अल्कली इन एक्वस सोल्यूशन है ना। यहाँ पे ध्यान देना, ग्रेटर देन 30%, ये जो परसेंटेज आएगा हमारा क्या है? ग्रेटर देन 30%, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन एक्वस सोल्यूशन ग्रेटर देन 30%, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आएगा, स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में आएगा। और लेस देन 30, अगर अल्कली है तो बेस में आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे लेस देन अगर 30% है तो वो क्या आ जाएगा? वीक का कैटेगरी में आएगा। किसके कैटेगरी में आएगा? वीक का कैटेगरी में आएगा। क्लियर है यहाँ पे? अगर यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि कोई भी आयनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, क्या कि चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, एसिड हो या बेसिस हो, सब में हमारा क्या होता है? आयनाइजेशन होना फिक्स है। तो अगर आयनाइजेशन हो रहा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की अगर बात करें, तो अगर हम मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, मान लो कि कोई लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट। तो मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स में, उस लिक्विड का 100 मॉलिक्यूल्स में कितना मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हुआ है, कितना मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हुआ है, जितना मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हुआ है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। अगर 100 में 10 मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हुआ है तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमारा 10% होगा। अगर 20 आयनाइज्ड हुआ है तो 20% होगा। अगर 29 आयनाइज्ड हुआ है तो 29% होगा। 30 आयनाइज्ड हुआ है तो 30% होगा। 40 आयनाइज्ड हुआ है तो 40% होगा, क्यों 100 में कंपेयर कर रहे हैं। तो जितना मॉलिक्यूल आयनाइज्ड होगा वही उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो आयनाइज्ड मॉलिक्यूल है 100 में टोटल में, अगर ग्रेटर देन 30 होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में रखते हैं।
लेस देन 30 होता है तो वो वीक के कैटेगरी में जाता है। ये आपका एसिड में भी हो सकता है, ये आपका अल्कली सोल्यूशन में भी हो सकता है, जिसको हम लोग बेस सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, अगला हेडिंग क्या देते हैं? प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, आगे बढ़े। क्या बोल रहा है? छोड़ दें, चलो तो ध्यान देना यहाँ पे, ये लोग छोड़ने बोल रहा है, थक गया है, ठीक है, लंबा चल रहा है, ठीक है, तो आज स्टॉप करेंगे। लेकिन आगे देखो क्या होगा, टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, तो प्रिपरेशन एसिड बनाने का डिफरेंट मेथड। इसके बाद हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी देखेंगे, एसिड का प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आने वाला है मेरे भाई, वो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आएगा। क्या आएगा हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आएगा। इसको थोड़ा सा रीड करके आइएगा तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा। और सेकंड जो आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा। तो इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लोग गधेड़ा, एकदम गधेड़ा चाहते लोग, ठीक है। तो रीडिंग नहीं करता है, तुम रीडिंग करेगा तब ना समझ में आया कि मुंह उठा के चुपचाप आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अरे नलायकों, बुक रीडिंग करो। बुक अगर रीडिंग करेगा ना बेटा, तो पढ़ा रहे हूँ समझ में आएगा, ठीक है। तू लोग क्या करता है ना कि बुक रीड ही नहीं करता है। तू लोग को नहीं बोल रहे तू लोग, लेकिन नहीं, अगर बुक रीड नहीं करता तू लोग भी ना लायक है। यहाँ जो बेटा लोग ओकरा बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना। एकदम निठल्ला है ये सब, समझा। बुक रीड नहीं करता, मुंह उठा के चुपचाप आ जाता है यहाँ पे। अब आदमी पूछते रहता है हमेशा, बोलता है टफ हो जा रहा है। तो मैं कहने का मतलब क्या बेटा, देखो कल हम लोग का ये टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी पढ़ेगा, ठीक है, इसमें हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ एसिड होगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर यूज ऑफ एसिड होगा, ठीक है। ये लोग थक गया तो आज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को रीड करके आइएगा, ताकि आगे जो हम पढ़ाएं तो तुम लोग को आसानी से समझ में आ सके, टफ ना लगे। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।